नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में 11वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 11वें चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 10वें चैप्टर तक के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे, समझ लिए थे। राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका अंक भार है 1/2, तो 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यहाँ से एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा आधे अंक का। एक अति लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा 1 अंक का। साथ में एक लघुतरात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा 1 अंक। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1.5 अंक का होगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का है और इसमें से छोटे मोटे कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। इनमें से हमारे पास में 4 इक्वेशन दी रखी है। इनमें से आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थियों, आइंस्टीन ये कहता है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होने वाले फोटोन की ऊर्जा उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च की गई ऊर्जा, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, तथा शेष जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को गति करवाने में खर्च हो जाती है, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाती है। ई के स्थान पर हम लिख सकते हैं एच न्यू। फाई नोट ये कार्यफलन है और के यहाँ पर गतिज ऊर्जा है जो कि 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से यदि आप सभी ऑप्शन को गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीजियम का कार्यफलन 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीजियम की दहली आवृत्ति क्या होगी? देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर कार्यफलन दे रखा है। कार्यफलन इसको हम फाई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई नोट बराबर हमें दे रखा है 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें सीजियम की दहली आवृत्ति पूछी है। देखिए, दहली आवृत्ति न्यू नोट बराबर होता है फाई नोट अपॉन में एच। यहां से फाई नोट की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.6 गुणा 10 की घात -19। एच का जो मान है वो हमें दे रखा है 6.62 गुणा 10 की घात -34। यहां से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1.6 गुणा 2 गुणा 10 की घात -15 रह जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 3.2 गुणा 10 की घात +15 हर्ट्ज। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होने वाला है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि v वेग से गतिमान स्मॉल m द्रव्यमान के कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? देखिए, डी ब्रोगली की परिकल्पना के अकॉर्डिंग किसी कण की तरंगदैर्घ्य लेमड़ा इक्वल टू होता है एच अपॉन में पी। एच अपॉन में पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम पी बराबर जानते हैं एम इंटू वी होता है, तो यहां से लेमड़ा इक्वल टू आ जाएगा एच अपॉन में एम वी। तो यहां से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन है। देखिए, डी ब्रोगली तो ये कहता है कि यदि कोई कण बहुत तेजी से गति करता है तो वो कणीय प्रकृति तो रिप्रेजेंट करता ही करता है, साथ में वो तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो कण और तरंग दोनों प्रकृति रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कण समान वेग से गतिमान हो, गतिशील हो, तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न में से किसकी होगी? तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन में पी, और पी के स्थान पर हम एम इंटू वी पुट कर सकते हैं। यहां से एच तो कांस्टेंट है और v यदि इनके लिए समान है, v समान होने पर लेमड़ा और एम है वो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिनका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो हमारे को ये पूछा है कि अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए द्रव्यमान कम से कम होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसको हम एम एन से लिख सकते हैं 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखिए, इसके अलावा हमें प्रोटॉन, बीटा कण और अल्फा कण भी दे रखा है। तो हम देख लेते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन से फिर भी कम ही होता है, थोड़ा सा कम होगा। क्लियर? बीटा कण का भी द्रव्यमान देख लेते हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन ही होता है या पॉजिट्रॉन होता है। तो इसका जो द्रव्यमान है मास ऑफ बीटा, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अल्फा कण का द्रव्यमान भी देख लेते हैं। देखिए, जो अल्फा कण है उसमें दो तो प्रोटॉन होते हैं, दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान है मास ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा 4 गुणा मास ऑफ प्रोटॉन, 4 गुणा मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर हमारे को अधिकतम तरंग दैर्ध्य चाहिए, तो जिसका द्रव्यमान सबसे कम हो, तो द्रव्यमान सबसे कम है बीटा कण का। बीटा कण का द्रव्यमान है सबसे कम, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य हो जाएगी बीटा की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। क्लियर? देखिए, सबसे कम के लिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं आपको। ये एम सबसे कम है यहाँ पर, सबसे कम, अतः लेमड़ा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक फोटोन का संवेग 3.3 गुणा 10 की घात -29 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, इसकी आवृत्ति होगी। हमें फोटोन का संवेग दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग होता है P बराबर एच अपॉन में लेमड़ा, और यहां से हम लेमड़ा के स्थान पर C अपॉन में न्यू पुट कर सकते हैं। यहां से न्यू बराबर आ जाएगा हमारे पास में P इंटू सी बट्टे में एच। देखिए, P की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 3.3 गुणा 10 की घात -29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहाँ से जो P की वैल्यू है वो है 3.3 गुणा 10 की घात -29। C का मान है 3 गुणा 10 की घात 8। H का जो मान है वो है 6.6 गुणा 10 की घात -34। तो न्यू बराबर देखिए हमारे पास में कितना निकल कर आ रहा है, ये 2 बार में कट जाएगा,
2 का भाग यदि हम इस 3 में देंगे तो 1.5, 10 की घात आप देख ले में माइनस के 29 प्लस के 8 प्लस के 34, तो हमारे पास में ये घातें आ गई है माइनस की 29 और प्लस की आ गई है 42, तो प्लस की 13 रह जाएगी, तो न्यू बराबर आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 13 हर्ट्ज। क्लियर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा होगी। देखिए किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसको हम E बराबर एच न्यू से पुट कर सकते हैं। न्यू बराबर C अपॉन लैम्ब्डा होता है, तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन में लैम्ब्डा। तो देखिए एच सी अपॉन में लैम्ब्डा, ऑप्शन डी यहाँ सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू एवं फोटोन का संवेग P बराबर एच अपॉन लैम्ब्डा है, तो फोटोन का वेग क्या होगा? हमें फोटोन का वेग पूछा है, तो देखिए विद्यार्थियों फोटोन का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोन का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग, और प्रकाश का जो वेग है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है। तो देखिए किसी धातु का जो कार्यफलन है वो धातु तथा उसके पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है और उसके पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतक वोल्टता 1.6 वोल्ट दे रखी है। निरोधी विभव के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? देखिए विद्यार्थियों हमें अंतक वोल्टता मतलब है निरोधी विभव दे रखा है 1.6 वोल्ट। देखिए विद्यार्थियों हम एक रिलेशन जानते हैं कि मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी है तो के मैक्सिमम है वो हो जाएगा ई वी नॉट के बराबर। ई का जो मान है वो हमारे पास में है 1.6 गुणा 10 की घात -19, वी नॉट का मान है 1.6, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 2.56 गुणा 10 की घात -19 जूल आ जाएगा। तो वैसे तो ये किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, बट यहाँ पर थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। थोड़ा सही करते हैं इसको। अब ठीक है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपतित फोटोन की ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निरोधी विभव कितना होगा? इधर से दो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। आपतित फोटोन की ऊर्जा E हमें दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन फाई नोट हमें यहाँ पर दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा यहाँ पर हमें पूछा है V नॉट, निरोधी विभव की वैल्यू पूछी है। देखिए आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो हमें क्या कहता है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण, तो यहां से प्रकाश विद्युत समीकरण कहता है ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो देखिए ई वी नॉट बराबर होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ई वी नॉट बराबर है ई माइनस आई नॉट, ऐसे भी हम इसको पुट कर सकते हैं। तो यहां से ई वी नॉट की वैल्यू देखिए क्या निकल कर आ रही है। ई का मान है 4
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट कर देते, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई वी नोट बराबर आ चुका है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, वी नोट बराबर आ जाएगा 2 वोल्ट। क्लियर? तो ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। देखिए क्या है कि प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा ये प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। यदि हम इनके बीच में ग्राफ खींचें तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस तरीके का हमें ग्राफ प्राप्त होगा। जबकि हमने यहाँ पर जैसे वाई एक्सिस की दिशा में प्रकाश विद्युत धारा ले ली है, प्रकाश विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, और एक तरफ हमने ली है प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब पराबैंगनी किरणें धातु प्लेट पर आपतित होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, तो यह निम्न के आपतित होने पर उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि पराबैंगनी तरंगों के आपतित होने से प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो रहा, तो इनमें से किसकी वजह से हो सकता है। तो देखिए पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पराबैंगनी तरंगे हैं ये 7 है। गामा तरंगे, अक्स तरंगे, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगे। इसमें यदि हम ऊपर से नीचे की ओर चलें, ऊपर से नीचे की ओर चलें तो यह है लैम्ब्डा का बढ़ता क्रम, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम है, लैम्ब्डा का बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर चलें, अब की बार हम यदि किधर से किधर जाएं, नीचे से ऊपर की ओर जाएं, नीचे से ऊपर की ओर, तो यहां पर आवर्ती का बढ़ता क्रम होगा, आवर्ती का बढ़ता क्रम है ये, बढ़ता क्रम। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो पराबैंगनी तरंगे हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं हो रही। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक है कि जो आवृत्ति है वो पराबैंगनी तरंगों की आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति पराबैंगनी तरंगों से अधिक होनी चाहिए, पराबैंगनी तरंगों से अधिक होनी चाहिए, तरंगों से अधिक होनी चाहिए। क्लियर? इसका मतलब कौन कौन सी तरंगे हो सकती है? तो इट में भी ये अक्स तरंगे, देखिए इनसे इनकी आवृत्ति किनकी ज्यादा है, या तो अक्स तरंगों की है या गामा तरंगों की है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? आवृत्ति देखिए गामा जो तरंगे हैं उनकी सबसे ज्यादा होगी। फिर यदि मैं आवृत्ति की बात करूं यहाँ पर अक्स तरंगों की, तो वो भी ज्यादा है। फिर आवृत्ति की बात करूं मैं अल्ट्रा वायलेट तरंगों की, वो इससे कम है, तो इनसे ज्यादा इनकी आवृत्ति है। तो ये
प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शा सकती है। तो ऑप्शन में हमें अक्स तरंगे दे रखी है, तो अक्स तरंगे यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। ये हमने पहले भी देख लिया था। यहाँ पर भी इस ग्राफ के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गतिमान फोटोन का द्रव्यमान होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो तो शून्य होता है, लेकिन यदि वो गतिमान अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और प्लांक के क्वांटम मॉडल से द्रव्यमान फाइंड आउट करेंगे। दोनों इक्वेशन को हम इक्वल पुट कर देते हैं। तो एम सी स्क्वेयर इक्वल टू आ गया एच न्यू, एम सी स्क्वेयर बराबर आ गया है एच सी अपॉन में लैम्बडा, और यहां से हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, एम सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन में लैम्बडा, और लैम्बडा की जगह हम लिख सकते हैं, देखिए ये तो सी मैंने इसे इधर डिवाइड में ले, लैम्बडा की जगह हम लिख सकते हैं सी अपॉन में न्यू। ये आ गया हमारे पास में द्रव्यमान, स्मॉल एम बराबर एच न्यू अपॉन में सी स्क्वेयर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो विद्यार्थियों, फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है। ये हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है, अभी अभी हमने आपको बताया। इसके साथ में हमें ये भी पूछा है कि इसका चक्रण होता है, तो इसका चक्रण एक होता है। इसका चक्रण कितना होगा, एक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दहली आवर्ती पर निरोधी विभव, जिसे हम अंतक विभव भी कहते हैं, कितना होता है। देखिए हमारे पास में फॉर्मूला भी है, ई वी नोट बराबर हम जानते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू बराबर न्यू नॉट पर, कि न्यू का मान कितना हो, न्यू नॉट, तो ईवी नोट बराबर आ गया 0, वी नोट बराबर आ गया हमारे पास में 0। तो दहली आवर्ती पर निरोधी विभव या अंतक विभव का मान शून्य होता है। वो आप यहाँ पर ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इस बिंदु के ऊपर हमारे पास में यहाँ पर दहली आवर्ती है, और इस बिंदु के ऊपर दहली आवर्ती, तो इसकी सिद्ध में जो वी नोट की वैल्यू है वो शून्य होगी। क्लियर। तो यहाँ पर आएगा शून्य। का मान शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवर्ती होती है, जिसे दहली आवर्ती कहते हैं, जिसके नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता। उस आवर्ती को हम कहते हैं दहली आवर्ती। दहली आवर्ती। क्लियर। देखिए एक बार इसको क्लियर कर लीजिए। किसी इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा फाई नोट बराबर एच न्यू नोट होती है, तो यहाँ से हम न्यू नोट बराबर फाई नोट अपॉन में एच पुट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं दहली आवर्ती। दहली आवर्ती। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान क्या होता है। देखिए विकिरण की आवर्ती बढ़ा रहे हैं तो निरोधी विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है।
निरोधी विभव का मान बढ़ता है। दो तरीके से देखेंगे इसको हम। ई वी नोट बराबर हमारे पास में आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर यदि न्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो वी नोट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ग्राफ से भी समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास में एक ग्राफ है, इस ग्राफ से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि ये हमारे पास में एक तरफ तो लिया हमने आरोपित विभवांतर और दूसरी तरफ हमने ली है प्रकाश विद्युत धारा, और ये हमारे पास में है निरोधी विभव। निरोधी विभव न्यू1 आवृत्ति पर जब आवृत्ति बढ़ा देते हैं तो निरोधी विभव का मान बढ़ता चला जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा देकर धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको हम कहते हैं तापीय उत्सर्जन। तापीय उत्सर्जन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। ऊर्जा के इस छोटे से पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के इस छोटे से पैकेट को फोटोन कहा जाता है। ये प्लांक के क्वांटम मॉडल का ही रूप है। विद्यार्थी, प्लांक का क्वांटम मॉडल क्या कहता है एक बार समझ लेंगे आप लोग। प्लांक ये कहते हैं कि जो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है, जिन्हें प्रकाश या ऊर्जा के क्वांटा कहते हैं। इन्हीं कणों को ही हम फोटोन कहते हैं। देखिए किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा है वो आवर्ती के समानुपाती होती है, और यहां से हमारे पास में एक रिलेशन भी निकलकर बाहर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, प्रकाश संवेदी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्घ्य। देखिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्घ्य को हम देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। फोटोन कण संघट में तथा संरक्षित रहता है। फोटोन कण संघट, फोटोनों की जब टक्कर होती है तो उसमें संवेग संरक्षित रहता है और कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो संवेग और ऊर्जा है वो संरक्षित रहेगी। फोटोन के आघात से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने में लगा समय लगभग होता है, बहुत ही कम होता है, और ये 10 की घात -9 सेकंड का समय होता है, अति अल्प होता है। फिर है फोटोन का आवेश होता है। फोटोन एक निरावेशित कण होता है। फोटोन पर आवेश शून्य होता है, आवेश उदासीन होता है। ये यहाँ पर शून्य लिखें ज्यादा बेटर रहेगा। आवेश शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव हम किसे कहेंगे, एक अच्छा प्रश्न है। देखें आप इसके डेफिनेशन। ये किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने की एक जो टेक्निक है वो किस तरीके से निकलेंगे कि जब हम धातु के पृष्ठ पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाएं तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का जो बाहर निकलना है उसी को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो देखें एक बार कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दहली आवृत्ति किसे कहते हैं? देखिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे
किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित करवाने से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, दहली आवर्ती कहलाती है। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, धात्विक पृष्ठ पर आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, दहली आवर्ती कहलाती है। फाई नोट बराबर एच न्यू नोट आ जाएगा। फिर है कार्यफलन की डेफिनेशन। कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। परिभाषा क्या है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। फाई नोट बराबर एच न्यू नोट। न्यू नोट के स्थान पर हम सी अपॉन में लेमडा नोट भी पुट कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डी ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है विद्यार्थियों, सुन लीजिए। डी ब्रोगली हमें ये कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकाश है वो तरंग प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार से एक गतिशील द्रव्य कण भी कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करेगा। फिर देखेंगे आप प्लांक के क्वांटम मॉडल से हमें ये कहता है E बराबर एच न्यू। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम जानते हैं E बराबर एम सी स्क्वेयर। तो यहाँ से एम सी स्क्वेयर बराबर आ जाएगा एच न्यू, और न्यू के स्थान पर हम सी बट्टे में लेमड़ा पुट कर सकते हैं। लेमड़ा के स्थान पर हम एच अपॉन में एम सी लिख सकते हैं, इसे पी से भी लिख सकते हैं। तो लेमड़ा बराबर आ जाएगा एच अपॉन में पी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों, आइंस्टीन ये कहते हैं कि यदि कोई फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में तथा शेष ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च होती है, समीकरण 1 के अकॉर्डिंग। फिर देखिए प्लांक का जो क्वांटम मॉडल है वो हमें ये कहता है E बराबर एच न्यू, और कार्यफलन की डेफिनेशन हमें ये कहती है, देखिए कार्यफलन की डेफिनेशन हमें यहाँ पर पुट करना है। कार्यफलन की डेफिनेशन हमें ये कहती है फाई नोट बराबर एच न्यू नोट, या आगे समीकरण 3, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर। इन सब की वैल्यू उठाकर हम समीकरण 1 के अंदर पुट कर देते हैं। समीकरण 2, 3 और 4 को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो एच न्यू बराबर एच न्यू नोट प्लस 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर, और यहाँ से के मैक्सिमम बराबर हम जानते हैं 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा। और ये जो के मैक्सिमम है वो ईवी नोट के बराबर भी होता है। तो ईवी नोट बराबर हमारे पास में आ जाएगा के मैक्सिमम बराबर 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर। और विद्यार्थियों, यही आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आरोपित विभवांतर तथा प्रकाश विद्युत धारा में ग्राफ खींचिए। तो देखिए एक तरफ हमने ले लिया है आरोपित विभवांतर और दूसरी तरफ हमने ले ली है प्रकाश विद्युत धारा। तो जब हम विभवांतर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, फिर संतृप्त हो जाती है। यदि हम बैटरी के सिरों को चेंज करके फिर विभवांतर बढ़ाएं तो धारा का मान धीरे धीरे कम होता होता शून्य हो जाता है, और जिस वोल्टेज पर धारा का मान शून्य हो जाता है उस विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं। तो निरोधी विभव की डेफिनेशन भी सुन लीजिए कि ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राही पट्टी का विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच में
सही आलेख खींचिए। एक बार ग्राफ देख लीजिए, हमने एक तरफ लिया है आरोपित विभवांतर, दूसरी तरफ लिया है प्रकाश विद्युत धारा। यदि हम अलग एक तीव्रता फिक्स कर लें I1 और फिर ग्राफ खींचे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। फिर हम तीव्रता बढ़ा दें, I2 कर दें, फिर ग्राफ खींचें तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। फिर हम और तीव्रता बढ़ाकर ग्राफ खींचें तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। क्लियर? ऐसे ग्राफ हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर निरोधी विभव समान रहता है। जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं, संतृप्त धारा का मान इंक्रीज होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान है, इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक होगी? क्वेश्चन को एक बार समझ लें कि हमें तीन कण यहाँ पर दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण। गतिज ऊर्जाएं समान दे रखी है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम किसकी होगी? देखिए लैम्बडा बराबर हम H/p जानते हैं, गतिज ऊर्जा K बराबर जानते हैं p²/2m। p स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 2mk, p की जगह √2mk, तो लैम्बडा इक्वल टू आ गया H/2mk का रूट। यहां से आप देखेंगे लैम्बडा बराबर हमारे पास में है H/√2mk। गतिज ऊर्जा समान होने पर या के समान होने पर, के समान होने पर गतिज ऊर्जा समान होगी तो लैम्बडा है वो द्रव्यमान के √, के समानुपाती हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि लैम्बडा का मान मिनिमम होना चाहिए। लैम्बडा का मान क्या होना चाहिए? लैम्बडा के मिनिमम मान के लिए, मिनिमम मान के, लैम्बडा के मैक्सिमम पूछा है, लैम्बडा के मैक्सिमम मान के लिए m न्यूनतम होना चाहिए। m की जो वैल्यू है वो न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान देंगे m इन तीनों कणों में से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है। तीनों कणों में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? सबसे कम है। अतः इसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी। अतः इसकी तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होगी। तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दो धातु की प्लेटों P तथा Q के लिए अंतक विभव V0 तथा आवर्ती न्यू के बीच वक्र दर्शाए गए हैं। इनमें से किस धातु की दहली तरंगदैर्घ्य कार्यफलन अधिक होगा? एक तरफ निरोधी विभव V0, दूसरी तरफ आवर्ती न्यू, और दोनों के बीच में खींचे गए ग्राफ P धातु के लिए इस तरीके का और Q के लिए इस तरीके का प्राप्त होता है। देखें तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है धातु की दहली तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन। तो देखिए कार्यफलन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट। तो जिसके लिए आवर्ती, दहली आवर्ती अधिक होगी, उसकी कार्यफलन की वैल्यू भी अधिक होगी। तो ये न्यू नॉट पी के लिए है, न्यू नॉट क्यू के लिए है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यू नॉट क्यू के लिए है, न्यू नॉट क्यू के लिए है वो बड़ा होता है। इसलिए हमारे पास में जो कार्यफलन है आई नोट है क्यू का वो बड़ा होगा।
और फाई नॉट है पी का वो छोटा होगा। ये चीज तो एक बिंदु तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखें, हमें देखिए आगे क्या कहा गया है। तो दहली तरंग धैर्य, तो जिसके लिए दहली आवर्ती ज्यादा होगी उसकी दहली तरंग धैर्य कम होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका उल्टा हो जाएगा, तो लेमड़ा नॉट पी का ये ज्यादा होगा लेमड़ा नॉट क्यू से। क्लियर? ये दोनों बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। ओके, यहां से भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है कि प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ द्वारा समझाइए। इधर तो इस चैप्टर में से ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हमने इसको देख लिया है कि प्रकाश विद्युत धारा है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। दोनों के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवर्ती दुगुनी कर दी जाए तो निरोधी विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कि प्रकाश की तीव्रता और आवर्ती यदि हम दुगुनी कर दें तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विद्यार्थियों इनके बीच में जो ग्राफ है, यदि हम तीव्रता बढ़ा दें तो निरोधी विभव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए ये पहली चीज तो क्लियर कर लीजिए। आपतित प्रकाश की तीव्रता तीव्रता में परिवर्तन से तीव्रता में परिवर्तन से निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिवर्तन से निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि आप देखेंगे आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। इसके लिए एक अलग से भी ग्राफ है, उससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए अब हम इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। एक एक करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली जो कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, इससे जुड़ी द्रव्य तरंग का डी ब्रोगली तरंग धैर्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एम जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 0.040 kg। गोली की जो चाल है v बराबर वो हमें दे रखी है 1 किलोमीटर पर सेकंड, जिसे हम 1000 मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। हमें लेमड़ा का मान पूछा है। लेमड़ा बराबर होता है एच अपॉन में पी, और आप पी के स्थान पर एम इंटू वी लिख सकते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एच का जो मान है वो हमारे पास में है 6.62 गुण 10 की घात -34। एच का मान है। एम का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा 0.040 किलोग्राम में। वी की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1000। यहाँ से गुणा करेंगे तो नीचे बट्टे में आ जाएगा 40। 40 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 1.6965 इंटू 10⁻⁻35 मीटर। क्लियर?
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए हमें लेमड़ा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 3.3 एंगस्ट्रॉम। हमें फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। ई बराबर होता है एच न्यू। न्यू के स्थान पर हम सी बट्टे में लेमड़ा पुट कर सकते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एच का मान है 6.62 गुणा 10 की घात -34। सी का मान है 3 गुणा 10 की घात 8। और लेमड़ा की जो वैल्यू है वो है 3.31 गुणा 10 की घात -10। ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 10 की घात -34 प्लस 8 प्लस 10। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 6 गुणा 10 की घात 18 और ये माइनस की 16 रह जाएगी, ये जूल में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धातु का कार्यफलन 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल है, तो उसकी दहली आवृत्ति की गणना हर्ट्ज में कीजिए। कार्यफलन हमें फाई नोट बराबर दे रखा है 3.31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। हमें दहली आवर्ती पूछी है। देखिए विद्यार्थियों, फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। यहाँ से न्यू नोट बराबर आ जाएगा फाई नोट अपॉन में एच। फाई नोट की जो वैल्यू है वो है 3.31 गुणा 10 की घात 1.6 गुणा 10 की घात -19। एच का जो मान है वो 6.62 गुणा 10 की घात -34। दो बार में कैंसिल हो जाएगा। 0.8 गुणा 10 की घात 15। यहाँ से 8 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीजियम धातु का कार्यफलन 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 7 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम अधिकतम गतिज ऊर्जा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ए पार्ट सोल्व कर लेते हैं। देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाई नोट का जो मान है वो दे रखा है, कार्यफलन दे रखा है 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम 2.12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल कह सकते हैं। न्यू नोट बराबर 7 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज दे रखा है। के मैक्सिमम के मैक्सिमम हमें एच न्यू माइनस से फाई नोट दे रखा है, जानते हैं हम। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एच का मान हमारे पास में है 6.62 गुणा 10 की घात -34। न्यू 7 गुणा 10 की घात 14। फाई नोट का जो मान है हमें 2.12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 7, देखिए हमारे पास में के मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 1.21 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसमें हमारे को एक और चीज पूछी है बी पार्ट में, अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए के मैक्सिमम बराबर होता है 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वेयर। तो यहाँ से वी मैक्सिमम बराबर देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 2 के मैक्सिमम अपॉन स्मॉल एम का रूट। वी मैक्सिमम बराबर अपने पास में आ जाएगा, अंडरवुड में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 गुणा के मैक्सिमम 1.21 गुणा 10 की घात -19
m का मान हमारे पास में है 9.1 इंटू 10⁻31। v मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी 5.16 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल है, बट इस टाइप की क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों की व्याख्या कीजिए। विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लास्ट ईयर यदि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो इस साल 100% पूछा जाएगा। एक बार देख लीजिए क्या है। प्रकाश विद्युत समीकरण सीधी पूछी है, दी गई है। इसके अलावा इसमें कुछ निष्कर्ष हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं क्या है। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए निष्कर्ष है के मैक्सिमम बराबर है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एक के मैक्सिमम का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। के मैक्सिमम हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर एच, तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट ग्रेटर देन 0। यहाँ से न्यू माइनस न्यू नॉट ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट आ जाएगा। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। एक और निष्कर्ष निकल रहा है कि आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। तीसरा बिंदु है कि आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। क्लियर। अगला बिंदु है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में अनुक्रिया करता है। इसके अलावा देखिए, फोटोनों के आपतन और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डी ब्रोगली की परिकल्पना को समझाइए। डी ब्रोगली हमें ये कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंग के साथ में कणीय प्रकृति दर्शाता, ठीक उसी प्रकार से गतिशील द्रव्य कण भी कणीय प्रकृति के साथ में तरंगी प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्लांक का जो क्वांटम मॉडल है E बराबर एच न्यू और आइंस्टीन का द्रव्यमान संबंध E बराबर mc स्क्वायर, दोनों को बराबर पुट करके हम दहली तरंग धैर्य का सूत्र फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, फोटोन क्या है, इसके गुण धर्म लिखिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपोर्टेंट है, सारे ही आपको करने हैं, बट ज्यादा बेटर है ये। प्लांक के क्वांटम मॉडल के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है, जिन्हें प्रकाश या ऊर्जा की क्वांटा कहा जाता है, और इन्हीं कणों को ही हम फोटोन कहते हैं। कुछ फोटोन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख लीजिए कि फोटोन का जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, मतलब 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है। फोटोन है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता, क्योंकि ये एक उदासीन कण होता है। फोटोन है कि ऊर्जा और संवेग नियत रहते हैं। इसका जो चक्रण है वो एक होता है। फोटोन की जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ टक्कर होती है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, कोई दो कारण बताइए। देखिए, चिरसम्मत सिद्धांत है वो असफल हुआ। क्यों हुआ उसका रीजन देख लीजिए। चिरसम्मत सिद्धांत ये कहता है, चिरसम्मत तरंग सिद्धांत की प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना एक निश्चित तीव्रता से अधिक तीव्रता पर ही होगी, जबकि वास्तव में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के लिए तीव्रता पर कोई निर्भरता नहीं होती है। दूसरा बिंदु ये कहता है तरंग सिद्धांत कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, जबकि वास्तव में आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तरंग सिद्धांत तो ये भी कहता है कि इलेक्ट्रॉनों के आपतन में, फोटोनों के आपतन में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में थोड़ा समय लगता है, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता। फोटोनों के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय नहीं लगता। विद्यार्थियों, यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड
हैंड रिटन नोट्स या वीडियोस की आवश्यकता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन भी है, ऐप पर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन है बीसीएस अकेडमी नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन की लिंक के लिए हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। क्लियर? तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।